हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी का जो है आज हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी वर्तमान में 25 भाग है। उस भाग में पहला भाग को हम देखेंगे और फिर आगे दूसरा भाग, तीसरा भाग करके हम देखेंगे। ये 25 भाग में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी भाग को हम देखेंगे। तो पहला भाग जो है, इस भाग में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य का विस्तार, भारत में राज्यों का वर्णन किया गया है कि आपको नए राज्य का गठन कैसे होगा, पुराने राज्य से नया राज्य कैसे बनेगा, एक राज्य से दो राज्य कैसे बनेंगे, दो राज्य मिलकर एक राज्य कैसे बनेंगे, ये सब विषय में चर्चा है। इसके अंतर्गत जो है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल भी बोलते हैं। इसके लिए कहीं पर हम ए से डिनोट करेंगे, जैसे मान लीजिए A1 करेंगे तो समझ जाइएगा आप लोग कि आर्टिकल 1 की बात हो रही है। इसको हिंदी में हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। आज का टाइटल हमारा है संघ और राज्य क्षेत्र। तो देखिए भाग 1 में जो है 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है मुझे देखना है। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाग भी कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय संविधान का भाग 1 से किस चीज के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन में आपको दे देगा संघ एवं राज्य के संबंध में जानकारी मिलती है, नागरिकता के संबंध में, मौलिक अधिकार के संबंध में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। तो आप आंसर टिक आउट करेंगे, राज्य एवं संघ और राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आर्टिकल 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, पहला अनुच्छेद है, उसमें 2 बातें कही गई है। उसमें पहली बात ये कही गई है, इसमें 2 बातें कही गई है। पहली बात तो ये कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक भारत का निर्माण, एक संघ का निर्माण होगा। वो आर्टिकल 1 में कही गई है। इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि भारत का एक संवैधानिक नाम होगा, अर्थात संविधान के दृष्टिकोण से एक नाम होगा, दूसरा कोई नाम नहीं चलेगा। तो वो नाम जो है कहा गया है एक संवैधानिक नाम होगा। नाम होगा और वो नाम जो है इंडिया, अर्थात उसको हम लोग भारत बोलते हैं, भारत है। इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं चलेगा। तो आर्टिकल 1 से हमें ये जानकारी मिलती है कि राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत का एक संवैधानिक नाम होगा, वो इंडिया या भारत है। इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं चलेगा। तो आर्टिकल 1 से मुझे यही जानकारी मिलती है। और हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का संवैधानिक नाम भारत है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मुझे जानकारी मिलती है। तो आप वहां पर टिक आउट कर सकते हैं आंसर आर्टिकल 1। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या कहती है। आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2। देखिए आर्टिकल 2 जो है ना, ये कहता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी नए प्रांत को, किसी नए क्षेत्र को भारत में साधारण बहुमत के आधार पर मिला सकता है। तो साधारण बहुमत क्या होता है आप समझिए, पहले संसद समझिए क्या है। देखिए जितने मंत्रिमंडल होते हैं, जितने सांसद होते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, MP MLA होते हैं, तो जो भी जितने भी आपको MP होते हैं उसे सांसद कहते हैं हम लोग। और सांसद जहां बैठते हैं, अर्थात जहां पे उन सभी की सभा होती है, उसको सांसद कहते हैं। इस संसद में, इसको संसद कहते हैं। संसद के 2 भाग होते हैं, एक आपको लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। और राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रपति तो एक पद है, व्यक्तित्व का पद है। तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इसी को हम लोग संसद कहते हैं। तो संसद को ये
अनुमति देती है आर्टिकल 2 कि वो किसी नए क्षेत्र को भारत में साधारण बहुमत के आधार पर मिला ले। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। देखिए साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि संसद में जिस समय ये बहुमत पारित होगा उसमें संसद में जितने सांसद मौजूद होंगे उनमें से 1/2, मान लीजिए कि 100 है, 1/2 मतलब कि 2 से 1 अधिक, यानी 51 को का मत होना चाहिए, 51 का मत होना, 300 है तो इसके आधा से 1 अधिक 151 का मत होना चाहिए, तो ये आपको नए राज्य को मिला लिया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई प्रांत है अभी, वो भारत का प्रांत नहीं है अभी वर्तमान में, और उसको भारत में मिलाना है तो संसद को ये अनुमति मिलता है, आपको आर्टिकल 2 के तहत ही वो आपको साधारण बहुमत के आधार पे भारत में विलय किया जा सकता है। और 36वां, इसको लिख देते हैं, साधारण बहुमत के आधार पर नए प्रांत का विलय हो सकता है भारत में। यह आर्टिकल 2 के तहत हमें जानकारी मिलती है। तो आपको ये बता दूं मैं कि एक बार 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन 1975, उसके तहत जो है ना आपको सिक्किम को भारत में विलय किया गया था और सिक्किम को 22वें राज्य के तौर पे भारत में जोड़ा गया था। वो आर्टिकल 2 के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं, फिर से इसको एक बार देखेंगे। तो अब हम आर्टिकल 3 की पहले बात करते हैं। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, देखिए आर्टिकल 3 जो है ये संसद को ये अधिकार देता है कि किसी भी प्रांत को, जो राज्य है भारत में, राज्य है, एक राज्य है, उसको विभाजन करके 2 राज्य बनाया जा सकता है, या 2 राज्य को जोड़ करके एक राज्य बनाया जा सकता है। उसको सीमा का अदल बदल, सीमा में जो उसका भारत, मान ली बिहार है, बिहार पहले एक था, आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से आपको क्या बोलते हैं झारखंड को अलग किया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है। तो आर्टिकल 3 के तहत ही जो है आपको ये अलग होता है। अभी वर्तमान में आपको 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। और जम्मू कश्मीर का क्या किया गया है, खंडन करके 2 राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर के रूप में पुनर्गठन किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ है। और ये भी जो है साधारण बहुमत, संसद में साधारण बहुमत से पास करके होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 4 की बात करते हैं। ये पुराने राज्य में हेरा फेरी मतलब अदल बदल, एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है, 2 राज्य को जोड़ के एक राज्य बना सकता है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत आता है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो राज्यों का भारत में विलय होगा, अर्थात भारत में उसको जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहता है कि अनुच्छेद 1-2 का मतलब क्या हुआ, किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलेगा। और आपको आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पुराने क्षेत्र को 2 क्षेत्र में बदल दिया जाए, 2 क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। तो आर्टिकल 3, तो इस दोनों के तहत जो राज्य का निर्माण होता है, इस दोनों के तहत जो राज्य का निर्माण होगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लोग अगला टॉपिक जब भाग 20 देखेंगे, अब भाग 20 में आपको 368 आर्टिकल 368 देखेंगे, तो ये आपको संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान हमारा संविधान था उसमें तो बना, लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती गई हम लोग क्या किए, संविधान में संशोधन करते गए। तो उसी को टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि राज्य का जो निर्माण होता है
उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बस आर्टिकल 4 हमें यही जानकारी देती है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि आर्टिकल 1 से हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, और दूसरा हमें ये जानकारी मिलती है आर्टिकल 1 से ही कि भारत का एक संवैधानिक नाम होगा, वो नाम भारत या इंडिया होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं चलेगा। आर्टिकल 2 से हमें ये जानकारी मिलती है किसी नए प्रांत को जो भारत का अंग नहीं है अभी, उसको भारत में विलय किया जा सकता है, लेकिन संसद के साधारण बहुमत पर ही मिलेगी। आर्टिकल 3 हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई एक प्रांत है, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, उसको 2 स्टेट में बदला जा सकता है, ये 2 स्टेट को एक स्टेट में बदला जा सकता है, वह संसद के साधारण बहुमत पर ही आपको डिपेंड करता है, और निर्णय पर राज्य का निर्माण हो सकता है। अनुच्छेद 4 हमें यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो राज्य का निर्माण होता है उसे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 368 ये हुआ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, ये तो देख लिए कि 4 आर्टिकल हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम लोग बोले कि संसद साधारण बहुमत, तो थोड़ा इसको जानते हैं कि निर्माण का प्रक्रिया कैसा, राज्य निर्माण का प्रक्रिया कैसा, प्रस्ताव कहाँ से आता है, कैसे पास होता है, गृह मंत्री के पास कैसे जाता है, और कोई भी भारत में कोई भी कानून बनता है उस पर राष्ट्रपति महोदय का जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होता होगा तब तक वो अवैध होता है, अवैध माना जाता है, वो कानून अवैध माना जाता है। राष्ट्रपति जी का उन पर हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। तो हम देखते हैं राज्य निर्माण की प्रक्रिया थोड़ा जानते हैं। इसको भी भाग 1 के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसी अनुच्छेद से मिलने वाला। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि जैसे भाग 1 हुआ, भाग 1 में आपको संघ हो, भारत एक राज्यों का संघ होगा। हम लोग कल देखे थे अनुसूचियां, तो अनुसूची 1 में भी यही कहा गया है, अनुसूची 1 में भी यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं राज्य निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है ना, सबसे पहले एक बार हम समझाते हैं आपको, फिर हम बोर्ड पे समझाएंगे आपको। राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले ये जो आपको निर्माण करने से की प्रक्रिया जो है, सबसे पहले आपको गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रस्ताव बनाया जाता है गृह मंत्री के द्वारा। अभी वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है, तो पहले गृह मंत्री के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रस्ताव बनाया जाता है, इस प्रस्ताव को हम यहां लिखते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री क्या करते हैं, बना करके प्रस्ताव को भेजते हैं राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इस पर बिना अनुमति के, पहले इनका अनुमति नहीं हुआ, बिना अनुमति के क्या करते हैं, मान लीजिए बिहार का पुनर्गठन का बात किया जा रहा है, तो पहले बिहार के विधानसभा में भेजा जाएगा, संबंधित राज्य, क्योंकि बिहार का पार्टिकुलर लिखना सही नहीं होगा, संबंधित, जहां जिस राज्य से संबंधित है वहां के संबंधित राज्य के विधानसभा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, गृह मंत्री के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव को क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अपना बिना अनुमति दिए हुए क्या करते हैं, पहले गृह मंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव आता है, गृह मंत्री भेजते हैं राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य के विषय में वहां पे, मान लीजिए पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा को, बिहार का तो बिहार के, महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र का, गुजरात का तो गुजरात के विधानसभा को भेजा जाएगा। तो इस पर जो है विधानसभा क्या करता है, बहुत सारा निर्णय ले सकता है, ये इसे पास कर दे, हो सकता है ये अपना बहुमत से पास कर देना सही है, ये भी हो सकता है कि इसका वो कुछ संशोधन करें, संशोधन के साथ पास करें।
लेकिन ये जो संशोधन करेगा, संबंधित राज्य के विधानसभा संशोधन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते कि आपको मानना ही पड़ेगा। ये अपना उनके विवेक पे काम करता है कि वो माने या न माने। तीसरा क्या होता है, वो अस्वीकार कर दे। चौथा ये कर सकता है कि आपको उसको दबा दे, मतलब भेजे ही नहीं, कोई विकल्प, कोई आपको उत्तर ही नहीं दे। फिर से एक बार समझिए, संबंधित राज्य के विधानसभा पास जब जाता है तो ये कर सकता है, विधानसभा क्या कर सकता है कि उसको पास कर दे उस बिल को, या फिर संशोधन के साथ पास करें। मान लीजिए कहा गया कि 2 भागों में बांटा, बोले नहीं इसको 3 भाग में बांट दीजिए, आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या फिर वो क्या करें, नहीं ये गलत है, संबंधित राज्य बोले गलत है, ये अस्वीकार कर दे। या फिर वो कर सकते कोई उत्तर ही नहीं दे, उसको क्या करे, जब ये आपको 30 दिन के अंदर उत्तर नहीं दे, कुछ भी करे, तो इस दशा में मान लीजिए उत्तर नहीं दे तो राष्ट्रपति जी ये मान जाएंगे कि जिस रूप में ये प्रस्ताव गया था उसी रूप में प्रस्ताव पास हो गया है। यदि वो अस्वीकार कर दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसी रूप में वो संविधान वो प्रस्ताव जो राष्ट्रपति जी के पास वापस आता है, संशोधन के साथ पास करे, लेकिन राष्ट्रपति जो मानने के लिए बाध्य नहीं होते, मानेंगे, उनके विवेक पे काम करता है, पास कर दे तो और अच्छी बात है। ये होने के बाद क्या होता है कि इसको पुनः भेजा जाता है, जब हो जाता है मतलब कि राज्य की विधानसभा प्रक्रिया हो जाता है तो पुनः आता है राष्ट्रपति जी के पास में। जब राष्ट्रपति जी के पास में आता है तो राष्ट्रपति जी से अनुमति देते हैं, और जब राष्ट्रपति जी का अनुमति जाता है तो किसी भी सदन में लोकसभा, अभी बताया हम संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा को निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं। तो लोकसभा को हम लिखते हैं एलएस, लोकसभा, और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में किसी दोनों सदन में से किसी भी सदन में, पहले किसी भी सदन में राष्ट्रपति जी के द्वारा भेजा जाता है। यदि साधारण बहुमत के आधार पर यदि लोकसभा के पास गया, वो पारित कर दिया तो ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी इसे पारित कर दिया तो ये कानून बन जाएगा, फिर से आएगा राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति अंतिम मोहर देंगे। क्योंकि देखिए लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में, पहले किसी एक में जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा में गया तो उसके राज्यसभा, दोनों ही साधारण बहुमत से पास कर देते हैं, साधारण बहुमत से आपको संसद पास कर देता है। इसको यहाँ संसद ले देते हैं, संसद यहाँ है, यहाँ ऐसे मारिए एरो, यहाँ से एरो समझ लीजिएगा आप लोग। संसद पास कर दे तो पुनः आता है राष्ट्रपति महोदय के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जब ये पास करता है राष्ट्रपति जी तो देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी के स्वीकृति से ही आया है संसद में। जब ये भी पास करेंगे तो राष्ट्रपति जी अंतिम मोहर देते हैं और ये कानून बन जाता है और राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो मित्रों, ऐसी ही हमारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। सबसे पहले गृह मंत्री प्रस्ताव लाते हैं, गृह मंत्री के पश्चात ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पश्चात ये संबंधित राज्य के विधानसभा में जाता है, संबंधित राज्य की विधानसभा या तो उसे पास कर दे या संशोधन के साथ पास करे या अस्वीकार कर दे या उत्तर नहीं दे, कुछ भी कंडीशन देते हैं, उसके बाद आता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के पश्चात इसको संसद में भेजते हैं, संसद में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में पहले इसको भेजा जाता है। यदि साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो फिर दूसरे में जाता है, और दूसरे में भी साधारण बहुमत से पास हो गया तो पुनः राष्ट्रपति जी के पास आता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने ही भेजा है तो इनको तो स्वीकृति देंगे ही देंगे। तो फिर राष्ट्रपति जी का अंतिम मोहर लगता है तो ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। यही हमारा भारत का राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारा जब देश, ये तो था आपको भारतीय संविधान के विषय में था कि हमारा भाग 1 में क्या क्या है। थोड़ा जानते हैं कि राज्यों का जो गठन है इससे रिलेटेड कुछ इतिहास जान लेते हैं थोड़ा 2 मिनट में हम लोग। भारत हमारा 1947 में जब आजाद हुआ उस समय भारत में 552 देशी रियासत थे। देशी रियासत मतलब प्रांत था जो भारत के अंतर्गत था। तो अधिकतर को क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है ना भारत में मिला लिया गया था। लेकिन 3 ऐसा रियासत था, एक था जूनागढ़, एक आपको दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था आपको जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 जो भारत में नहीं मिला।
तो जूनागढ़ को है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह मतलब जनमत संग्रह नाम से यह स्पष्ट है, जनमत जनता के मत के संग्रह, उसके आधार पे जनता के मत के आधार पर भारत में मिलाया गया। इसको बाद में 1948 में भारत में मिलाया गया। उसके बाद हैदराबाद को जो है पुलिसिया कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो, इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको जो है आपको राजा हरि सिंह और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हस्ताक्षर के माध्यम से के आधार पे भारत में विलय किया गया था। तो यही तीन जो आपको रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जो भारत में नहीं मिल, बाद के दिनों में मिलाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सब मिल गया। उसके भारत का जो राज्य था उसको 4 भाग में विभक्त किया गया था। हमारा मूल संविधान में जो है ना, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान में अभी तो 28 राज्य है, पहले 29 था। तो अभी जो वर्तमान में पढ़ते हैं ये तो संविधान संशोधन के बाद में जाकर के बना है। एक बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था आपका 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत। तो इसमें क्या था, उससे जिसमें हमारा मूल संविधान था उसमें भारत को 4, भारतीय राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, क, ख, ग और घ में। जैसे कि क में क्या था, बिहार बंगाल का प्रांत था, ख में जो आपको ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो थे वो सब आ रहा था। इसमें छोटे रियासत आ रहे थे और इसमें आपको अंग्रेजों के द्वारा जीता गया, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहिए आप, इस सबको शामिल किया गया था। तो बाद के दिनों में जाकर के बहुत सारा संग्रह हुआ कि भारत का भाषाई आधार पे आपको गठन करना चाहिए। तो सबसे पहले 1960 में जो है ना, भाषाई आधार पे आपको आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन हुआ तो भारत में 7वां संविधान संशोधन के तहत हुआ, पुनर्गठन किया गया। सभी क ख ग को निरस्त करके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसको बनाए गए। और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के आपको 7वां संविधान संशोधन, ये आपको 1956 है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत मिलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, बाद के दिनों में जाकर के 1960 में महाराष्ट्र से आपको क्या बोलते गुजरात को अलग किया गया। फिर 1962 में नागालैंड किया गया। उसके बाद आपको 66 में आपको पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। उसके बाद के दिन में जाते जाते आपको फिर आपको लास्ट में जो अभी वर्तमान में जो मेन 3-4 ही पूछे जाते हैं, अभी वर्तमान के अंतिम से 2-3 है उसको पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक, ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो इसका जो लिस्ट है कब कौन कौन राज्य बना है, इसका लिस्ट हम बना देंगे, क्योंकि तो याद करने का चीज मेन 2-3 पूछा जाता है आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके तहत हमारा जो आज का टॉपिक था भाग 1 में था संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है और इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा आता है इसके बाद हम लोग कल जो है अपने कल की वीडियो में भाग 2 में जो है ये आर्टिकल 5 से 11 तक को मेंशन करता है और इसमें नागरिकता, कल का हमारा टॉपिक होगा नागरिकता। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे अंदर से ऊर्जावान बनाता है एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो और एक बात और कि आपको नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8540009199। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके भेजेंगे तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और
बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो वैश्विक महामारी हमारे देश में और पूरे विश्व व्याप हो उठा है। तो कल हम देखते हैं नागरिकता, और बहुत जल्द हम फिजिक्स का एक चालू करेंगे और फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी हम चालू करने वाले हैं। तो आपको मुझे लगता है मंडे, अभी जो मंडे आने वाला है इस मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।